हाँ, हम हैं गिफ्ट सिटी में और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, गिफ्ट सिटी के एमडी एंड ग्रुप सीईओ तपन रे जी से। तपन रे जी जो आईआईटी एल्यूमिनस हैं और जिन्होंने 1982 में एक आईएएस बैच से पास आउट हुए और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अब इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ की और बहुत शानदार काम यहाँ पर हो रहा है। तो क्यों ना बात की जाए श्री तपन रे जी से। चलिए चलते हैं और बात करते हैं उनसे। तपन जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया और इतनी मेहमान नवाजी की उसके लिए। और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, हम उन सब की बात करेंगे। लेकिन आपका विज़न क्या है गिफ्ट सिटी को लेकर? पिछले 10 साल में कैसे इवॉल्व हुआ है और आगे के 10 साल के लिए, 15 साल के लिए क्या विज़न है आपका? इसमें ऐसा है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, फास्ट डेवलपिंग कंट्री, जिसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड भी बहुत होती है, जिसको कहते हैं हम हिंडरलैंड डिमांड कहते हैं, कि इंडिया के अंदर से जो डिमांड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के लिए होती है। अब क्या होता है कि सारा जो सर्विस का डिमांड है वो इंडिया में कंज्यूम नहीं हो पाता है। कुछ सर्विसेज हैं जो हमें विदेश में जाके करना पड़ता है। जैसे हमें अगर सोना स्पॉट एक्सचेंज में ख़रीदना हो तो दुबई जाना पड़ता है। एयरक्राफ्ट को अगर लीजिंग करना हो, फाइनेंसिंग करना हो, तो उसके लिए हमें आयरलैंड में जाना पड़ता है। तो ऐसे एक जो डिमांड के लिए इंडिया में कोई फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस के लिए केटर कर सके, वो अभी तक था नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री का एक विज़न था कि जब इंडिया में इतना डिमांड है फाइनेंशियल सर्विसेज का, खास करके इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस, क्यों ना हमारे यहाँ एक अपना फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हो, जैसे दूसरे देशों में है, दुबई में है, सिंगापुर में है। सब बड़े बड़े डेवलप्ड विकसित देशों जो हैं उनका अपना अपना फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है। तो उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो उस विज़न के साथ इसको करा गया। उसमें तब ऐसा सोचा गया कि खाली फाइनेंस ही नहीं, फाइनेंस के साथ टेक भी जुड़ा जाए। तो इसीलिए गिफ्ट सिटी का नाम पड़ा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अच्छा, ये आप देखिए कि 15 साल पहले इनका विज़न था, माननीय प्रधानमंत्री जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि फाइनेंस और टेक जो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उन्होंने तब से ये सोच लिया था कि इधर एक ऐसा एक सेंटर बनाना चाहिए। तो उसका जो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उस टाइम रेगुलेशन बनाने पड़े उसके लिए। पहले जो रेगुलेशन थे वो आरबीआई सेबी के इंडिविजुअल रेगुलेशंस हुए। फिर ऐसा एक प्रश्न आया कि क्यों ना एक यूनिफाइड रेगुलेटर बना दें हम यहाँ पे। तो वो एक यूनिफाइड रेगुलेटर का भी स्थापना 2019 में हुआ। तो विज़न ये है कि जो हम लोग बाहर जाके सर्विस लेते हैं इंटरनेशनल, उसको हम यहाँ पे क्यों ना ले। ये फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज में है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी अपना कारोबार फाइनेंस का यहाँ से करें, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दूसरी जगह से कम होगा। तो वो इनका जो विज़न था उससे ये स्टार्ट हुआ है। तो सर, ये यहाँ पर अब जो इतनी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि बहुत बड़े बड़े बैंक्स, आईटी कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी, किन लेवल की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर अभी हो रही हैं और आगे जाते हुए किस लेवल पर ये ट्रांजैक्शंस पहुँचेंगी? इस पे क्या है, शुरुआत में 3 वर्टिकल में स्टार्ट हुआ। एक तो हुआ बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग। जैसे इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है कि बाहर के बैंक से इंडिया में बोरोइंग करते हैं सस्ते भाव पे। तो वो ईसीबी जिसको बोलते हैं, वो क्यों ना ये गिफ्ट सिटी से इंडिया में आए। तो वो सबसे पहले उससे स्टार्ट हुआ। फिर एक कैपिटल मार्केट हुआ जिसमें एक इंटरनेशनल एक्सचेंज खोलने में आया। इंटरनेशनल एक्सचेंज का काम ये था कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इंडियन प्रोडक्ट्स के, वो स्टार्ट हो। और तीसरा इंश्योरेंस का था। इन तीनों से शुरुआत हुई, पर अब उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है कि नए नए प्रोडक्ट सर्विस उसमें ऐड होते गए। उसमें ऐसा है कि एक हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी चीज़ को फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट जाहिर कर सकती है। फिर उसको यहाँ टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अंडर आईएफएससी।
जो IFSC यूनिट बनता है तो अभी जैसे मैंने कहा बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, उसके बाद और काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, जैसे बुलियन ट्रेडिंग, बुलियन एक्सचेंज शुरू किया हमने, फिर हमने एयरक्राफ्ट लीजिंग शुरू किया, फिर शिप लीजिंग शुरू किया है, फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शुरू किया है, देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया है। तो ये सब सर्विसेज पहले बाहर से होते थे, बाहर के सेंटर में इंडिया सेंट्रिक फंड्स होते थे। जैसे मॉरिशस में कोई फंड हुआ, उसका टारगेट इंडिया है पर वो बाहर से रहा है, तो वो सब हम इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं और 80 से ऊपर ऐसे फंड अब शुरू हो गए हैं यहाँ पे। अभी तक यहाँ पर कितनी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, अगर आप 3-4 नाम दे सके, और कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, उन्होंने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शुरू किया, 2000 उनके एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, और उनको और स्केल अप करेंगे वो। ये जो बड़े कंपनी मल्टीनेशनल होते हैं वो स्टार्ट करते हैं मॉडेस्ट वे में, फिर उसको स्केल अप करते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम अच्छा है तो उसको स्केल अप करते हैं। तो उन्होंने पहले स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया, अब बढ़ा रहे हैं उसको। तो बैंक ऑफ अमेरिका मैंने बताया, IBM ने अपना लैब शुरू किया, लैब से उनको जब देखा कि यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो उन्होंने एक और कंसल्टेंसी भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल ये 2 हो गए। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि गूगल अपना फिनटेक सेंटर यहाँ से शुरू करेगी। अरे वाह। फिर कैप जेमिनी करके एक फ्रेंच कंपनी है, वो भी अपना यहाँ से शुरू करने वाली है। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े फाइनेंस और टेक दोनों तरफ से कंपनियाँ गिफ्ट सिटी में आ रही हैं। ओके, देखिए कोई भी ट्रूली इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और गिफ्ट सिटी में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया प्लानिंग के लिए। इसकी बात करेंगे हम एक और स्पेशल जगह से। देखिए, आप किसी भी बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूं, तो हमारी आमतौर पर तकलीफ़ क्या होती है? कुछ भी एक चीज़ ख़राब हो जाए, वहाँ खुदाई शुरू हो जाती है और उसके बाद वो 6 महीने तक चलती रहती है। गिफ्ट सिटी में एक बहुत अनोखी चीज़ है। इस समय हम खड़े हैं इस टनल में, और ये टनल जो है ये पूरी की पूरी सिटी को कनेक्ट करती है। तपन सर, ये मतलब विजन कहाँ से आया? पहले तो बताइए कि ये टनल जो अभी 5 किलोमीटर की है, लेकिन जब पूरी बन जाएगी तो करीब 16 किलोमीटर की, तो कोई भी बिल्डिंग जो गिफ्ट सिटी में बनेगी वो इस टनल के थ्रू कनेक्टेड होगी। इसका मेन इंटेंशन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गिफ्ट सिटी में वो अंडरग्राउंड रहे और बार बार कोई खोदने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने ये प्लानिंग किया है कि यहाँ पे जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, रॉ वाटर है, देन सॉलिड वेस्ट है, फायर का जो वाटर होता है, आप देखेंगे सारे के अलग अलग डेडिकेटेड पाइप्स हैं, चिल्ड वाटर गोइंग दिस वे एंड रिटर्न पाइप ऑल्सो। तो चिल्ड वाटर का काम ये होता है कि जितने भी बिल्डिंग हैं वहाँ ठंडे पानी सप्लाई करता है, उस ठंडे पानी से एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट जो है ये हमारा ऑटोमेटेड सॉलिड वेस्ट सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सब बिल्डिंग का जो वेस्ट होगा सॉलिड वेस्ट वो यहाँ से पंप के थ्रू कनेक्ट होगा, और आप देखेंगे बाहर एक सिस्टम है जिससे वो सेग्रीगेट करके उसको हैंडल करता है। ऐसे ही पीने का पानी हुआ, फायर वाटर हुआ, केबल हुआ, इलेक्ट्रिकल केबल्स। इंटेंशन ये है कि जो हैफेजर्ड ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर और सरफेस के नीचे रहे, ऊपर सिटी लिवेबल होना चाहिए। तो अगर पता चले कि एक पर्टिकुलर जगह में प्रॉब्लम है तो सिर्फ वहाँ जाके उसको बस रिपेयर कर दिया, क्योंकि रिपेयर तो कम टाइम लगता है, उसको खोदने में और भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अंदर तो आप एक छोटी सी गाड़ी भी चला सकते हैं, जिससे अगर इमरजेंसी व्हीकल की जरूरत हो, शूटिंग भी हो सकती है यहाँ पर। ये देखिए, ये दोनों प्लान्स हैं जो आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर, जो मास्टर प्लान है यहाँ पर और टनल का लेआउट है। तो एक बात बताइए मुझे, ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो एक टनल का मामला हो गया, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना फोकस है गिफ्ट सिटी में? क्योंकि अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है और compete करना है सिंगापुर या हांगकांग के साथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमें अट्रैक्ट करने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लिवेबिलिटी होनी चाहिए। ऊपर हमारे जितने बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे गिफ्ट सिटी में वो सारे ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, मतलब दे आर सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग्स, जिससे कि उसका एनर्जी कंजम्पशन भी मर्यादा में हो, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट भी हो
और सबको सस्ते भाव में मिले, वो भी हम देखते हैं। तो प्लानिंग ऐसा है कि सेकंड फेज़ में भी हम जैसे जैसे यहाँ 32 और बिल्डिंग आने वाले हैं, अभी 18 है, तो सब 50 बिल्डिंग 3 साल में तैयार हो जाएंगे। 18 तो हो गए हैं, 32 और आएंगे। तो इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली मिले और एफिशिएंटली मिले और सस्ते भाव में मिले। सो ओवरऑल लिवेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है कि जब हम विदेश से compete कर रहे हैं तो हमारा सिटी भी लिवेबल होना चाहिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट तरीके से किया जाता है। ऊपर आप देखेंगे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ही अच्छा होगा जिससे कि लोगों को सुविधा हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का भी हम ध्यान रखते हैं जिससे कि यहाँ के आने जाने के लिए सुविधा हो। बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो जो है गांधीनगर अहमदाबाद वाला, वो जुलाई नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। तो मेट्रो से पूरी गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी अहमदाबाद और गांधीनगर से हो जाएगी। तो मैं जो पर्सनली मानता हूँ कि अगर आप ट्रूली ग्लोबल सिटी में रह रहे हैं तो आप अपनी कार यूज़ किए बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके और वॉक करके उसके बाद आप स्कूल, हॉस्पिटल, अपना घर, अपना ऑफिस सब कवर कर सकते हैं। ऐसा होगा गिफ्ट सिटी में? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि गिफ्ट सिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये वॉक टू वर्क। ओके। वॉक टू वर्क एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें कम एनर्जी स्पेंड किए हुए आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों जोन्स हैं। कमर्शियल जोन है जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल जोन है जहाँ लोग रहेंगे, और सोशल जोन है जहाँ पे एंटरटेनमेंट होगा, रिक्रिएशन होगा, रिटेल होगा। तो ये तीनों जोन का एक मिक्स्ड पैटर्न है जिससे आप घर यहीं पे रखें और काम के लिए वॉक करके जा सकते हैं। तो एक इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्राउडेड हो जाता है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा क्या कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स के बाद एक ओपन स्पेस रखना ही रखना है? ऐसा कुछ प्लान में है क्या? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारा 70 एकर्स ग्रीन एरिया में है। जो मैं देख रहा था एक्चुअली काफ़ी। हाँ, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे कुछ ज़्यादा ही हमने रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ के सड़कें भी वाइड हैं, सर्विस रोड्स हैं। तो हमने प्लानिंग किया है कि 50 साल तक कोई कंजेशन ना हो, इस तरह से हमने प्लानिंग किया है। और जो गिफ्ट सिटी एक्सटेंड होने वाला है, जो एडिशनल एरिया ऐड किया है अभी रिसेंटली सरकार ने, गिफ्ट सिटी को एक्सटेंड करके गिफ्ट टाउनशिप ऐड कर दिया है गिफ्ट अर्बन डेवलपमेंट एरिया के अंदर। उसमें तो ग्रीन स्पेस पहले से ही रख दिया हमने। इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें क्योंकि वो प्राइवेट ज़मीन है। हमारी खुद की ज़मीन में तो हम रख ही सकते हैं, ग्रीन ये ईयर मार्क कर दिया, पर प्राइवेट में रखना मुश्किल होता है क्योंकि लोग बोलेंगे हमें हमारी प्राइवेट ज़मीन आपने ग्रीन कर दिया। तो उनको हम प्लॉट बनाएंगे और उनको फाइनल प्लॉट देंगे जिससे उनको भी विन विन सिचुएशन होगा। उनका प्लॉट भी ग्रीन के पास होगा और हमें भी इतनी ज़मीन मिलेगी। ओके। तो इसमें डेवलपर्स के लिए क्या इंसेंटिव होता है जब डेवलपर्स आके अगर कुछ डेवलप कर रहे हैं? जैसे मुंबई जैसे शहर में तो डायरेक्ट उनको अगर वो कुछ बेच रहे हैं उनके पास आ रहा है वो, यहाँ पर क्या मॉडल है फिर? मॉडल वैसे ही हम जैसी ये ज़मीन है ये हमारे सरकार ने हमें लीज पे दिया हुआ है, तो हम भी 99 ईयर लीज पे डेवलपर को देते हैं। ओके। और उसके लिए हम ज़मीन का भाव की जगह हम डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं। डेवलपमेंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा फ्लोर वाइज इतने स्क्वायर फीट, वो पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से वो पेमेंट करता है हमें। फिर वो आगे उसको रेंट पे भी दे सकता है और बेच भी सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। अब कुछ और बात करेंगे और आगे के फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात करेंगे तपन सर से, लेकिन ये हम करेंगे फिर एक और लोकेशन से। चलिए देखिए, ये गिफ्ट सिटी का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको पीछे दिखाई देगा और पूरा ग्रीन है ये यहाँ पर। और तपन सर, ये यहाँ पर 3-4 बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। यहाँ पर आप मुझे बता रहे थे यहाँ पर गिफ्ट हार्ट की तैयारी हो रही है, जैसे दिल्ली हार्ट है। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो विस्तार है यहाँ पे लोकल आर्टिजन्स हो, उनका हैंडीक्राफ्ट, उनका क्विजीन हो, उसका भी यहाँ एक दिल्ली हार्ट के स्टाइल पे गिफ्ट हार्ट बनाए। इससे लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षण भी हो और टाइम पास, एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट भी हो साथ साथ। अच्छा, मैं तो हंसी मजाक में कहा था, लेकिन पिछले हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, क्योंकि गुजरात में प्रोहिबिशन है और गिफ्ट सिटी में अब वो कुछ रियायत दी गई है उसके लिए। और मैंने सुना उसके बाद काफ़ी ट्रांजैक्शंस हुई यहाँ पर, काफ़ी प्रॉपर्टी मार्केट भी काफ़ी एकदम से हीटअप हुई। तो क्या ये सही है और आपका क्या व्यू है इस पर? इस पर ऐसा है कि
हमें एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनना है ऑफ वर्ल्ड क्लास। तो कोई भी चीज़ में हमें कमी नहीं होनी चाहिए, सो एट पार जिसको बोलते हैं, सो दैट वी आर नॉट, हमें कोई डिसएडवांटेज ना हो। क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके बोले कि आपके यहाँ ये नहीं है, ये आप इक्वल करिए, तो वो अपॉर्चुनिटी हम किसी को क्यों दें। तो हमारा बिजनेस जो है यहीं रहे, उसके लिए सरकार ने ठीक ही सोचा होगा और मर्यादित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे इसका कोई मिसयूज़ ना हो और जो विदेश से जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो। ये सब बैलेंस करते हुए ये किया गया है। उससे स्वाभाविक है कि उससे वैल्यू बढ़ेगा ही प्रॉपर्टी का। अच्छा, मैंने सुना है एक और ईज़ ऑफ बिजनेस को लेकर भी, मतलब इवन पीएम मोदी का काफ़ी क्लियर कट विजन रहा है यहाँ पर, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर हर चीज़ के लिए। उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें तो। हाँ, गिफ्ट सिटी का एडवांटेज ये है कि जितने भी परमिशंस अप्रूवल्स एक ही जगह में हो जाता है। हाँ। गिफ्ट सिटी खुद ही एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। हाँ। उनका खुद का नोटिफाइड एरिया है, सो म्यूनिसिपल फंक्शन भी खुद गिफ्ट सिटी करती है। तो अगर कोई डेवलपर आता है तो उसको अलग अलग जगह धक्का नहीं खाना पड़ता है, एक ही जगह पे आते हैं वो, वहीं पे उनका डेवलपमेंट प्लान अप्रूव होता है, वहीं पे उनके जो भी परमिशन चाहिए होगा। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने फायर का जो एनओसी देने की प्रक्रिया है, फायर एनओसी बोलते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में फायर एनओसी जो होता है वो भी गिफ्ट को डेलीगेट कर दिया है। तो कोई मुश्किल ही नहीं होती है, इससे जल्दी काम क्लियर हो जाता है, बिकॉज टॉल बिल्डिंग के लिए बहुत सारे परमिशन चाहिए होता है। एक और फ़ायदा गिफ्ट सिटी में है कि यहाँ का पूरा जो गिफ्ट सिटी है उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिंगल है। ओके। तो एक ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस में सबका आ जाता है, इंडिविजुअल ये बिल्डिंग्स को जाना नहीं पड़ता है। ओके। सिमिलरली सिविल एविएशन का जो होता है हाइट का परमिशन, वो भी हमने पूरे सिटी का लिया हुआ है। पूरे सिटी के लिए हो तो एक पर्टिकुलर अलग अलग बिल्डिंग को लेने ये की तो क्या होता है कि अहमदाबाद में अगर किसी को करना है वो इंडिविजुअल जाना पड़ता है। तो ये गिफ्ट सिटी में ये एक बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरीके से बहुत डेवलपर्स के लिए अच्छा है। ये पीछे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये पूरा मेट्रो आने का प्लान है यहाँ पर। यहाँ पे अहमदाबाद से मेट्रो नेक्स्ट जुलाई तक आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये स्टेशन बन गया है, इसको थोड़ा फिनिशिंग बाकी है इसका। और वो जो साबरमती के ऊपर ब्रिज है वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, ऐसे यहाँ पर भी एक रिवर फ्रंट होगा। वो एक नई चीज़ है कि राज्य सरकार ने रिवर फ्रंट की मंजूरीपन दे दी है। तो इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिवर फ्रंट आएगी। रिवर फ्रंट से इसका पूरा वातावरण ही बदल जाएगा और इसका प्रॉपर्टी का भी वैल्यू बढ़ेगा, लोग के लिए रिक्रिएशन का भी सेंटर बनेगा। और रिवर फ्रंट के साथ साथ ये आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ये वाला। तो इसमें ऐसा ना हो कि खाली ये ऑफिशियल और बिजनेस का सिटी बने, इसके साथ साथ रिक्रिएशन, रिटेल, एंटरटेनमेंट वो सब होगा। जैसे लंदन आई है उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी एक गिफ्ट आई भी बनने वाला है। हाँ, वो हमारे प्लानिंग में है कि गिफ्ट आई भी बने। तो गिफ्ट आई हमने नाम दिया है, लंदन आई से कम्पीट करेंगे हम भी। ओके। तो सर एक जो दिमाग में और सवाल आ रहा है, अब ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सिटी IFSC भी है, तो क्या क्या सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी और क्या क्या ऑफरिंग्स होंगी यहाँ से? इसमें मैंने जैसे बताया ना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट के अंदर एक सेक्शन 3 होता है, उसमें कोई भी फाइनेंशियल सर्विस को डिक्लेयर कर दे अंडर सेक्शन 3 तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है IFSC के अंदर। तो मेनली अभी तक तो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, फिर ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो ये सब ऐड हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल सर्विस का इकोसिस्टम बनेगा। तो हमारा एक विज़न है कि ये इंडिया में जितना इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस हम लोग लेते हैं इंडियन, सो वो सब गिफ्ट सिटी गेटवे बन जाए। आइडिया इज़ कि इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का गिफ्ट सिटी एक गेटवे बने। अगले 10 साल के लिए आपका क्या विजन है और क्या आप ये मानते हैं कि अगले 10 साल के बाद गिफ्ट सिटी की गिनती भी वर्ल्ड की टॉप स्मार्ट सिटीज़ में होगी? बिल्कुल होगी, स्मार्ट सिटी तो होगी, वो तो है ही, पर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में टॉप में आना है। जैसे जो टॉप 3 या 4 हैं, टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क, अभी जो टॉप है उनके एकदम नज़दीक आना है हमें।
उसके लिए हमें जो स्पीड से काम करना है वो उनसे डबल स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड पे करेंगे। पर इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, वो उससे हमें फ़ायदा है। और अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी इंडिया का ग्रोथ जो है, जीडीपी के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है, वो बाकी बड़े मेजर इकोनॉमीज से बहुत आगे है। तो उसका लाभ हमें मिलने वाला है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। ये सब जो है एक ही साथ कंबाइन करके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर आएगा डिमांड, वो हम यहाँ से करेंगे। और जैसे यहाँ पे वो बढ़ेगा 10 साल के अंदर, तो हमें एकदम खातरी है कि दूसरे देश भी यहीं से काम करेंगे। दूसरे देश भी यहीं से काम क्योंकि करें। यहाँ का कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होगा, टैलेंट का कॉस्ट कम होगा, इंफ्रा का कॉस्ट कम होगा। तो हमें खातरी है कि हम 10 साल में एकदम टॉप में आ जाएंगे। चलिए तपन सर, इस शानदार नोट पर थैंक यू सो मच। आज आपने इतना समय दिया हमें और इतनी शानदार सिटी का टूर कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए थैंक यू। तो ये था गिफ्ट सिटी का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा।